ये इतना आप स्कोर कर लेते हो तो ये मैं मानूंगा कि ठीक है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे के लिए। अब इतना स्कोर करने के लिए क्या बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है? जी नहीं, पहले मैंने कहा है। अच्छा, ये जो है इस पोर्शन का तो मेरा कोर्स भी आएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोर्स भी ले सकते हो, जल्दी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बात मैं और कहूंगा, काफी सारे लोग इसके लिए भी बोल रहे हैं कि ये 65 वाली क्राइटेरिया हटेगी कि नहीं हटेगी। देखो ऐसे तो नहीं हटेगी भाई, मैं बोलता तो हूं पर आप करते नहीं हो, मेरे बोलने का कोई मतलब तो रहता नहीं, पर फिर भी बोल ही देता हूं। अब हमको तो क्या है भाई, बोलना है भाई। यहां पे इसलिए दे रहे हैं ना कि यहां पे जो लोग पहुंचेंगे ना वो एकदम भूखे रहेंगे और सोचेंगे कि अगर ये एग्जाम भी नहीं निकला तो नंगे भी हो जाएंगे, कपड़ा भी निकल जाएगा। अब कपड़ा उतरे ना, इस वजह से इसमें पूरा परफॉर्म करना है उनको। तो भाई यहां पे तो टारगेट आपको यही लेके चलना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बाकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी तो माफी चाहूंगा, मतलब छोटे में बात कह नहीं पाता हूं यार। अब ये मेरी कमजोरी है, शायद दूसरे लोग यही सारी बातें कम टाइम में कह दें, आपका टाइम सेव हो जाए, पर ठीक है, कुछ कमजोरियां हैं तो हैं। वाह, तो आ गए स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखने। स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जाओ पढ़ाई करो और एक बार सुनते जाओ। अब आ गए हो तो देख के जाओ यार, अपने पैर पे काहे कुल्हाड़ी मारे हम। पर भैया स्ट्रेटजी की वीडियो में केवल मेरी वीडियो देखना है, इसके बाद और स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। तब मजाक कर रहा हूं, भले गंदा सा हो भाई, यही आता है तो यही करूंगा। खैर, आप जो करने आए हो भाई उसके बारे में बात करते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि फालतू में ड्रामा करने आता नहीं, ऊपर से ड्रामा करता हूं। आज जो एग्जाम हम डिस्कस करने वाले हैं, इन शॉर्ट वो सारे एग्जाम जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, और एक जो एग्जाम है आपका सेफ्टी ऑफिसर का, या फिर आप इसमें डिप्टी डायरेक्टर की भी पोस्ट आई हुई है। इसमें आपका मैकेनिकल के साथ इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ये तीनों ब्रांच एलिजिबल है। तो इन शॉर्ट इन सारे एग्जाम्स के बारे में ब्रीफ स्ट्रेटजी, मतलब हमारा एक प्लान क्या हो सकता है, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। अगर आप बहुत दिन से प्रोसीड कर रहे हो तो भी आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत दिन क्यों लग गया भाई प्रोसीड करने में। अगर प्लान ठीक था तो सिलेक्शन अब तक हो जाना चाहिए था। या फिर आप नए हो तो आपको देखने की जरूरत है। बाकी आप अपने एक आध दो बार तैयारी किया है तो होप सो कि आपने इतना तो गेन कर लिया होगा कि आपको अपना प्लान कैसे रखना है, आपकी एबिलिटी क्या है। और उन लोगों से तो भाई बहुत दुख होता है जो प्रिपरेशन करने के बाद अपनी एबिलिटी को नहीं पहचान पाते हैं। बहुत सारे लौंडे होते हैं ना, उनसे पूछ लो कि भैया एग्जाम दिए हो कितने नंबर आएंगे, कहते हैं मतलब 200 का अटेम्प्ट किया हूं तो मान लो 10-5 गलत हो जाएंगे, 190 तो आ ही जाएंगे, 180 तो आएंगे ही आएंगे। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है आए हैं 100 नंबर। मन करता है भाई पूछे अब तक कर क्या रहे थे, जब तुम ये नहीं समझ पाए कि जो तुम क्वेश्चन करके आए हो वो गलत है या सही है, तो फिर पढ़ाई का लेवल क्या होगा तुम्हारा, या तो तुम जानो या तो भगवान। खैर, आपको कुछ और जानना है डिटेल में तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल बातें हैं तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहां पे वो चीजें हम डिस्कस करते हैं जो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, प्रिपरेशन की बात करें और जैसे आपके मैसेज आए हैं तो 3 टाइप के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है और बहुत सारे यूट्यूबर बताते भी रहते हैं, टीचर्स भी आपको बताते रहते होंगे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से सब बकैती भरी बातें होती हैं, पर फिर भी यहां पे वो बकैती मैं करने वाला हूं, ठीक है। पहले भी बोल रहा हूं पर करूंगा, क्यों करूंगा बता रहा हूं आपको। तो पहली कैटेगरी है कि आप केवल और केवल प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आप ड्रॉप आउट हो, या फिर एग्जाम कॉलेज में एडमिशन करवा लिया पर कॉलेज जाते नहीं हो, कहीं बाहर रह के पढ़ते हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, ऑफलाइन कोचिंग लेते हो। आप ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो टोटली फोकस्ड है कि उसको आप केवल प्रिपरेशन करनी ही है। दूसरा हो सकता है भाई कि अभी फाइनल ईयर में है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी आई हुई है उसमें फाइनल ईयर भी, मोस्ट ऑफ द वैकेंसी में फाइनल ईयर एलिजिबल है। पहले वाले वीडियो मैंने बताया, फिर से नहीं बताऊंगा। मतलब इन शॉर्ट आपका रिजल्ट आ जाता है उसके एडवर्टीजमेंट के 1 महीने बाद तक तो आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। तो हो सकता है आप कॉलेज में हो और आप भी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, या फिर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो। कई सारी पोस्ट इस बार आई हैं जिसमें पीएसयू वाले बच्चों के मैसेज आ रहे हैं भाई, हैं पीएसयूज में, एक अच्छी पोस्ट में है, फिर भी कह रहे हैं हमको तैयारी करना है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं, मैं एक ऑन एन एवरेज टाइम बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और आप कितना भी टैलेंटेड हो या फिर कम भी टैलेंटेड हो, तो लेबर मतलब मेहनत करने का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको 8 to 10 आवर तो पढ़ना ही चाहिए।
ये टाइम एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत अगर आप एडजस्ट मतलब कम भी रहता है तो चलेगा, पर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम मतलब एग्जाम से 1 या 2 महीना पहले मिनिमम ये टाइम मेंटेन करना है। इससे पहले भी ऑन एन एवरेज 6 आवर से कम पढ़ाई तो आपको नहीं करनी चाहिए। ये 6 आवर मैं इफेक्टिव बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस टाइम टेबल में लिख दिए, पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सुसु करने जा रहे हैं, सब जोड़ के बोल दिए 6 आवर हो गया। नहीं, 6 आवर इफेक्टिव स्टडी करना ही चाहिए अगर आप केवल इसी पे डिपेंडेंट हो। वैसे इसको जितना ज्यादा रखो अच्छा है, 10 घंटे से ज्यादा मतलब बहुत कम चांस होता है कि कोई इफेक्टिवली पढ़ पाए, क्योंकि दिमाग है उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है। इंसान तो नहीं पढ़ पाता है, बाकी कोई अगर ऐसा है जो पढ़ लेता है तो भाई वेल एंड गुड, तब तो 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे और 2 घंटे और ऐड करके 26 घंटे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इतना तो मिनिमम आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है भाई कि अगर कॉलेज के साथ रहें तो कितना पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कॉलेज में भी आप फाइनल ईयर में हो, मतलब फाइनल ईयर में कह रहा हूं भाई 8 सेमेस्टर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि सर मैं 6 सेमेस्टर में हूं अभी, तो क्या मैं एलिजिबल हूं, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं 7 सेमेस्टर में चला जाऊंगा। हाँ भाई, कोई 3rd सेमेस्टर में, वो भी कुछ दिन बाद 8 सेमेस्टर में चला जाएगा, तो क्या वो भी एलिजिबल रहेगा क्या? फाइनल ईयर का मतलब होता है फाइनल ईयर, मतलब अभी वो कैंडिडेट जो 8 सेमेस्टर में होगा, मतलब 8 सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, इवन सेमेस्टर गर्मियों में चलता है जो, अगर आप 8 सेमेस्टर में हो तो आप एलिजिबल हो। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 8 सब्जेक्ट में पेपर ऊपर होता नहीं है, मतलब सब्जेक्ट देना नहीं होता है, जनरली प्रोजेक्ट होते हैं, इंटर्नशिप होता है, या होता भी है तो 1 सब्जेक्ट होता है, 1-2 सब्जेक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे 2 घंटे कम कर लीजिए, मतलब आपकी इफेक्टिव स्टडी आनी चाहिए 4 से 5 घंटा इफेक्टिव स्टडी। वैसे इसको आप बढ़ा के 8 to 10 आवर आपको भी करना है, क्योंकि आपके पास भी कुछ खास है नहीं, और आप तो एक्टिव भी हो क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यूअसली। आपके माइंड का जो मतलब माइंड का जो लेवल है कंसंट्रेशन का, वो अच्छा बना हुआ है, क्योंकि आपने तो पढ़ाई छोड़ी नहीं है। इसमें हो सकता है ऐसे लोग भी हो जो 2-4 महीने 5 महीने से नहीं पढ़े हो, जॉब कर रहे थे, अब सोच रहे हैं कि छोड़ के प्रिपरेशन कर लें, तो उनका माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं रहेगा कुछ टाइम, पर आपका तो स्टेबल है, आप तो एकदम शुरू से ही इफेक्टिव पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको तो ये करना ही चाहिए। हाँ, एक चीज है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, देखो कई सारे लोग कहते हैं हम जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, क्या भाई 1 से 2 घंटे पढ़ लेंगे काम हो जाएगा? मैं कहता हूं भाई मत करो फिर, मतलब एक तरह से नॉलेज के लिए पढ़ना है पढ़ लो, पर उम्मीद करना कि 1-2 घंटे पढ़ के मैं सिलेक्शन लूंगा, ये थोड़ा सा जाती हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जॉब करने वालों का भी सिलेक्शन होता है, पर यह भी श्योरिटी भाई कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना। जो चीजें प्रैक्टिकल हैं उससे तो भाग नहीं सकते। बिना पढ़े, बिना फॉर्मूला याद किए, बिना फंडामेंटल समझे, बिना थियरी याद किए कैसे सिलेक्शन ले पाओगे? और आप रोबोट तो हो नहीं कि जो चीजें ये लोग 8-10 घंटे में पढ़ रहे हैं आप 1 घंटे में पढ़ के निपटा दोगे। और एक बात और है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा रहता भी तो पहले ही निपटा चुका होता, उसको इतने देर से इतना दिन जॉब करके फिर यहां आने की जरूरत क्या है? मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि आपका भी दिमाग हम लोगों जैसा ही है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कोई आपको गाइड करता है कि बस 1-2 घंटे पढ़ लो काम चल जाएगा, तो ये बस आपका टाइम खराब करना है और आपको ओवर कॉन्फिडेंस में लाना है। मैं कहता हूं कि आप अगर प्रिपरेशन, अगर आप जॉब कर रहे हो 3 to 4 आवर पढ़ते हो, तो आपके प्रिपरेशन होने की अरे आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन आता है कि भाई यहां पे तो आप कह रहे हो 8 to 10 आवर, हम कैसे 3 to 4 आवर पढ़ के इन 8 to 10 आवर को कंप्लीट करेंगे? देखो एक बात होती है, जो आपने फील किया है और इनके पास नहीं है, इनको मैं फील करवा दूं तो भी इनको पता नहीं चलेगा, उस चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे। ये कितना भी इफेक्टिव पढ़ लें ये दोनों ग्रुप, पर इनको प्रैक्टिकलिटी नहीं पता दुनिया की, तो इनका दिमाग थोड़ा इधर उधर घूमता रहेगा, थोड़ा देर चैट में जाएगा, थोड़ा देर उधर जाएगा, 1 घंटा पढ़ लिए चाय पीने में जाएगा। पर चूंकि आपने इतना घिस लिया है कि अब आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, मतलब कुछ डिफिकल्ट टाइम तो चल रहा होगा आपके लाइफ में, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, या जितना सैलरी मिल रहा होगा उसमें काम नहीं चल रहा होगा, आपने दुनिया भी देख लिया भाई कितना मेहनत से पैसा आ रहा है, उसके बाद जो दिमाग खुलता है ना भाई, वो ऐसे कहने या सुनने से नहीं खुलता है। तो यहां पे हम मान के चलते हैं कि अगर आप जॉब करने के बाद प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो आप माइंडली मैच्योर हो चुके हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये दोनों मैच्योर नहीं है, पर जो मैच्योरिटी आपके अंदर है ना वो प्योर प्रैक्टिकल मैच्योरिटी है। और ये जो 3 to 4 आवर आप पढ़ोगे ना, ये पढ़ाई आपकी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वाली पढ़ाई होगी। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, आप भी जानते होगे, मैं क्या, कि वो कहते हैं कि वो बस में जाते हैं और बस में पढ़ते रहते हैं। ये कभी ट्रेवल करेंगे ना, कहेंगे आज तो ट्रेवल कर रहे हैं यार, आज मतलब दिन भर तो घर पढ़ते हैं, अभी यहां भी पढ़ें क्या? मतलब ये उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे।
पर आप स्ट्रगल को फील कर रहे हो कि भाई बाहर का माहौल कैसा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये लोग अपनी कहीं भी थोड़ा टाइम जो वेस्ट हो रहा होता है उसको यूटिलाइज करते हैं और इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। मतलब हम ये कहें कि इनकी एफिशिएंसी होती है 90%, तो इनकी एफिशिएंसी ये कितना भी बढ़ा लेना 70 से 80 से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी नहीं है अभी पूरी तरीके से। मैं ऐसा कह रहा हूं भाई, बुरा मत मान जाना, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो मुझे लगता है कि आप 3 to 4 आवर पढ़ के ना इनके 5 to 6 आवर को मैच कर दोगे आप, मेरा ये भरोसा है, ठीक है। तो वो मैचिंग हो जाती है और में कोई चेंजेस रहता नहीं है दिमाग में। मैंने पहले भी कहा बहुत ज्यादा फर्क डालता नहीं, मेहनत ही फर्क डालती है, डालता है दिमाग भी फर्क। तो भाई जिसका दिमाग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो उसको तो क्या ही करना, हो तो मतलब ले ही लेगा, पर जो लोग एवरेज हैं उनकी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ये मैच हो जाता है टाइम, फिर आपका भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। और लास्ट टाइम तो मैंने कई बच्चों का इंटरव्यू किया यार, जो जॉब कर रहे थे और टॉपर भी थे भाई, मतलब 1 डिजिट रैंक थी, 2nd रैंक टॉपर AMBI का जॉब कर रहा था बच्चा। उसके बाद भी 1-2 बच्चों का बात हुई थी, वो जॉब कर रहे थे, टॉपर थे। उससे पहले वाले बच्चे का इंटरव्यू है, वो गैरेज में जॉब कर रहा था, वो भी टॉपर था, 4th रैंक थी उसकी। तो आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई जॉब के साथ हम कैसे कंपीट करेंगे, इन लोगों को कर सकते हो। तो एकदम मतलब आप तैयारी एकदम मूड बना लियो तो तैयारी स्टार्ट करो, बस टाइम वेस्ट मत करो। खूब टाइम है आपके पास, एग्जाम का शेड्यूल पता है, टाइम भी खूब दिया गया है, गैप भी है, तो पढ़ाई शुरू करिए। सबसे पहले जो पोस्ट है जिसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है, हालांकि आप शायद आप में से मैक्सिमम लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे है 5 ईयर का एक्सपीरियंस। टोटल 3 पोस्ट आई है, अभी कुछ टाइम पहले इसमें 1 पोस्ट आई थी जिसका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, प्रीलिम एग्जाम तो हो चुका है। तो जिसका सिलेक्शन होना होगा, अभी फाइनलिस्ट नहीं आई है, उनका इंटरव्यू शायद पेंडिंग है, ठीक है। तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैक्सिमम लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा कोई एक आध तो आप भर सकते हो बिल्कुल। ये एग्जाम डेट है, ये सैलरी है, इसके बारे में पहले डिस्कशन किया हुआ है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम पैटर्न है, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। हालांकि ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये वाली पोस्ट इससे पहले जब आई थी, मतलब अभी जिसका एग्जाम हुआ है उससे पहले वाली पोस्ट 2016-17 कब आई थी, उस टाइम पे उनका पैटर्न अलग था। पर अभी इससे पहले जो आई है उसमें बेसिकली ये पैटर्न रखा गया है। क्या पैटर्न है भाई? 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है। 100 मार्क्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ऐसे कुछ 7 या 8 टॉपिक्स हैं, मिक्स करके आते हैं क्वेश्चन। और 100 मार्क्स का आपका इंडस्ट्रियल एक्ट होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों पोर्शन होते हैं आपके 300 मार्क्स के। सेम पैटर्न है आपका इसका भी, किसका भाई? इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर का। इसकी 30 पोस्ट है, बहुत टाइम बाद इसमें वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी पोस्ट है। वर्क प्रोफाइल क्या होती है मैंने पहले भी डिस्कस किया है, और मैं हर बार कहता हूं कि अगर किसी का पावर समझना हो ना, तो आप ये देखो कि उस पोजीशन पे जाने के बाद कितने एक्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं जो आपको पावर देते हैं। तो यहां पे भी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां से आपको पावर मिलती है, क्योंकि उन्हीं सारे सेक्शन को आपको इंडस्ट्री के ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है, इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करवाना होता है इन शॉर्ट। तो इस वजह से आप पावरफुल हो जाते हो। तो बहुत अच्छी पोजीशन है, इसका मैंने प्रोफाइल भी बनाया हुआ है, ठीक है, चाहो देख सकते हो। प्रोफाइल इन द सेंस की वर्क प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, क्या करना होता है। सेम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए। जी नहीं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कब एग्जाम है भाई? इसका एग्जाम है सितंबर में, तो बहुत टाइम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने आपको कहा कि पहले जैसा ही है। अब मेन बात पे आते हैं कि ठीक है भाई, ये तो हमको पता चल गया कि पढ़ना कितना है, पर कितना स्कोर करना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए। हालांकि ये ठीक बात नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे भी या सोचेंगे भी, जो लोग नहीं जानते हैं, पहले से मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कहेंगे भैया आपने टारगेट कैसे दे दिया, या कैसे कह रहे हो कि इतना लाएंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ, पेपर का पता नहीं, सिलेबस का पता नहीं, आप अपने मन के नेता बन रहे हो। तो जी नेता नहीं बन रहा हूं, ये बेसिकली एक तरह का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम से इन सारे एग्जाम्स को फॉलो कर रहा हूं। एग्जाम फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं अगर वो आपके टच में है, वो आप, मतलब मैं टेस्ट सीरीज भी चलाता हूं, टेस्ट सीरीज में बच्चे आते, मुझे पता है कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं, कैसे स्कोर कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है, इससे पहले भी टेस्ट सीरीज चलाए हैं, पूरे टेस्ट सीरीज वाले बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे भी पता है कि कितने बच्चे लाते हैं, क्या स्कोर जा सकता है, एवरेज क्या जा रहा है। और मैं कई सारे कट ऑफ वीडियो भी बनाता हूं, आपने देखे ही होंगे, जो पुराने लोग हैं। नहीं भरोसा है तो देख लेना और फिर उस एग्जाम का
मैं कितना महीने पहले कट ऑफ बताया था और क्या कट ऑफ आया था वो मैच कर लेना। तो इन शॉर्ट एक आइडिया, मैं कहने आपको भरोसा दिलाने का पर्पज बस ये है कि मैं बता रहा हूं तो इसका आइडिया है, ऐसे एकदम से तुक्का ही कहेंगे इसको, पर प्रायर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, एकदम से अंधा तुक्का नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम है इसका कट ऑफ 170 से 190 के बीच रहने वाला है प्रीलिम का। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे मैंने कहा है इसके पहले वाले वीडियो में कि 50-50 का वेटेज है। अब हमको प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाना चाहिए, यही तो हमारी वीडियो है भाई। तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, वैसे आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप इंडिविजुअल की एबिलिटी आप जानते हो, वो भी चीज मैं बताऊंगा कैसे आप पहचान सकते हो अपनी एबिलिटी को, कहां पे फोकस करना चाहिए। देखिए, जो पहला है नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का, एक जनरल ओपिनियन बताया जाए, इन जनरल बात किया जाए तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जनरली उनका नॉन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में हाथ तंग होता है। ठीक है, हाँ अलग बात है कि कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं नॉन टेक्निकल और बाद में वो बड़े एग्जाम निकाल लेते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनरली आपके नॉन टेक्निकल में हाथ तंग होंगे। इसी वजह से यहां पे मैंने एक जो टारगेटेड स्कोर है वो कम ही रखा है। मेरे हिसाब से कितना भी आपका हाथ तंग हो तो यहां पे 40 to 45 मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए। ये टारगेट बना के आपको चलना है, थोड़ा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, बताऊंगा कैसे। ये इतना आप स्कोर कर लेते हो तो ये मैं मानूंगा कि ठीक है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे के लिए। अब इतना स्कोर करने के लिए क्या बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है? जी नहीं। पहले मैंने कहा है जितने भी क्लास 2 एग्जाम्स होते हैं जीपीएससी का, सबका एग्जैक्टली एक ही सिलेबस है, डिट्टो, मतलब वर्ड टू वर्ड एक ही सिलेबस है। आपको क्या करने हैं, जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनके कलेक्शन की एक बुक आती है, एक नहीं बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है। अब मैंने कई बार बुक रिकमेंडेशन किया है, यहां पे नहीं कर रहा हूं, आप जाओ जो भी बुक स्टॉल पे आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर, उसको खोल के देख लो। जो बुक आपको अच्छी लगे का मतलब कि आंसर ही दिया है केवल, उसमें आंसर के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, कितना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या जो स्टैटिक्स दिया है वो ऐसी स्टैटिक्स, मतलब कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसके जरूरी कुछ और बातें बता देते हैं आपको वहां पे कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसी बुक अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो स्टैटिक्स आपको कहीं से कलेक्ट करना पड़ता, वहां पे एक जगह पे मिल रहा है, तो अच्छा है ना, नॉलेज आपका अपग्रेड हो जाएगा कि ये टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन बुक में थोड़े एक्सप्लेनेशन ज्यादा होते हैं आपको प्रीफर करना चाहिए वो बुक पढ़ना। बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि एक बुक को 4 बुक के बराबर बना दिया है तो भी प्रीफर नहीं करना है, शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए, जरूरी चीजें ही मेंशन होनी चाहिए। अननेसेसरली बेचने के चक्कर में या ज्यादा पेज दिखाने के चक्कर में कई बुक वाले ऐसे कर देते हैं, पब्लिकेशन वाले स्पेशली, तो वैसा नहीं लेना है। तो जाके देख लीजिए, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हैं। मैंने कई बार कई सारे पब्लिकेशन के नाम बताए हैं, अब आपकी मर्जी है, और उसको पढ़ते रहना है। स्टैटिक्स डाटा याद रख लेने हैं, करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा सर नहीं मारना है। कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर कराते हैं, बस 1-2 वीडियोस उनकी डेली देख लिया करो, 2 फॉलो करो, डेली 2 वीडियो हो गई, बहुत होगा, हाफ एन आवर का होगा। बहुत लंबा वाला भी नहीं देखना है, एकदम आम घास सब कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और सब कुछ देख भी लिए तो 10-12 नंबर से ज्यादा करंट अफेयर आएगा नहीं, ठीक है। करंट अफेयर बस स्टैटिक्स क्वेश्चंस आते हैं, आजकल का ये ट्रेंड है। करंट में कोई चीज न्यूज में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टैटिक्स से उठा के पूछ देते हैं वो, या उसका लिंक ज्योग्राफी से तो पूछ देंगे, उसका लिंक इकोनॉमिक्स से तो पूछ देंगे, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको कब पता चलेगा, जब प्रीवियस आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा यार किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, और आपके स्टैटिक्स जीके भी तैयार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इतना तो आप कर ही लोगे, चलो 50 नहीं करोगे 40 कर लोगे, 35 तो कर ही लोगे यार, इतना कम क्या करोगे। अगर इतना ही कम करना है तो फिर मत करो, फिर दूसरा कुछ करो, ठीक है। ये क्या भाई, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। अब चूंकि यहां पे भी मिक्स सिलेबस है, अब मैकेनिकल वालों का इलेक्ट्रिकल में हाथ तंग होगा, इलेक्ट्रिकल वालों का मैकेनिकल में हाथ तंग होगा। केमिकल का बहुत ज्यादा पोर्शन दे नहीं रखा है, वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन तो सारे लोग पढ़ते हैं तो कॉमन टॉपिक है, मैथ भी सभी लोग पढ़ते हैं वो भी कॉमन टॉपिक है। तो खैर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का वेटेज इसमें ज्यादा है, जनरली इसी से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फिजिक्स वाले होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिक फिजिक्स सब लोग पढ़े होते हैं, वही वाले टॉपिक होते हैं। जैसे मैकेनिक्स ले लो, अब मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ सोम में भी पढ़ते हैं। फ्लूइड ले लो, हम लोग यहां भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी है। थर्मोडायनेमिक्स ले लो, हीट ट्रांसफर का कुछ पोर्शन ले लो, ये सब फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है।
तो चूंकि एग्जामिनर या एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ये मान के चलती है कि कॉमन सिलेबस है, वैसे इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिक करंट ले लो, मोटर ले लो, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं 12th में भी। इस वजह से यहां से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप वो पढ़ लेना, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक आपको पढ़ना है। वो आपको पेपर सॉल्व करोगे 1-2 साल का पता चल जाएगा। बहुत डीप में नहीं करना है, एकदम ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में या प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में देखते हो, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो उतने डीप में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, उसमें कोई लॉ है तो वो पता होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो वो पता होना चाहिए, बस दैट्स इट, इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आसानी से यहां पे भी आप 60 to 65 मार्क्स लेके आ सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है ये 60 to 65 मार्क्स लाना, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट इस पूरे एग्जाम में है तो ये टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक कुछ फिक्स पीडीएफ हैं जो आपको पढ़नी है। कितनी है भाई? 12 एक्ट पढ़ने हैं आपको, 12-13 एक्ट, मान लीजिए 600-700 पेज होंगे। आप कहोगे इतना सारे हो गए, अब उनमें तो भाई कुछ चीजें हैं जो कि रूल चलाने हैं तो उसके हिसाब से बने, अब सारी चीजें तो एग्जाम में नहीं आएंगे, तो वो आपको पॉइंट आउट करके पढ़ने हैं। यहां पे मुझे लगता है कि 65 to 75 सबसे ज्यादा मैं यही बोल रहा हूं, इस वजह से बोल रहा हूं कि सिलेबस बहुत प्रिसाइज और डिफाइंड है। एक्ट का नाम लिखा है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, गजेट डाउनलोड हो जाएगी, उससे बाहर से वो कुछ पूछेंगे नहीं। पर यहां पे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, यहां पे भी बहुत ब्रॉड सिलेबस है, वो कुछ भी पूछ लेगा, आप मना नहीं कर सकते कि भाई तुम क्यों पूछ लिए, या फिर मैं नहीं कह सकता कि मैं तो यही कहा था, ये क्यों पूछ लिए। पर यहां पे भाई टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान लगाने, आप कहोगे पहली बार पढ़ रहे हैं, भाई पहली बार पढ़ो चाहे आखिरी बार, पहली बार पढ़ने में ज्यादा एडवांटेज होता है, उनको भी तो पहली बार पेपर बनाने हैं। तो यहां पे मैं बता रहा हूं ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पिछली बार देखो एक्ट एंड रूल, आपने मोटर व्हीकल का तैयारी किया होगा, अगर आप मैकेनिकल से और जानते भी होगे, मेरे वीडियो देखे भी होगे, वहां पे मैं बता देता हूं 75 मार्क्स का एक्ट एंड रूल आने वाला था और पहले बार आने वाला था, पहली बार क्वेश्चन ऐड किया गया था। लॉन्डो ने 72 तक स्कोर किया है, 72, समझ रहे हो क्यों भाई? क्योंकि हमको पता है यार, टू द स्पेसिफिक सिलेबस है, सब पढ़ लिया, कहां से पूछोगे। और फंडा नाम की कोई चीज नहीं है उसमें, तो ऐसा नहीं पूछ सकते ना कि यार कुछ घुमा के पूछ लिया आप समझ नहीं पाए, यहां पे तो कर सकते हैं, यहां पे तो फंडामेंटल है, हो सकता है वो फंडा, वो थियरी पढ़ के जाओ और उसी पे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है कैसे करना है। पर यहां पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिक्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बस काम हो जाएगा। थोड़ा ट्विस्ट भी करते हैं, पर वो जब लॉ का एग्जाम होता है तब करते हैं, भाई यहां पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। अच्छा, ये जो है इस पोर्शन का तो मेरा कोर्स भी आएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोर्स भी ले सकते हो, जल्दी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका श्योर नहीं है, फैकल्टी चाहिए पढ़ाने के लिए, पर इसका श्योर शॉट आएगा ये 100 मार्क्स का, ठीक है। तो वहां से भी आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। अभी मैं भी इसका एनालिसिस कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, कितने बदलाव हुए हैं अमेंडमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है कि जो अमेंडमेंट हो गए हैं, अगर कोई स्टैटिक डाटा बदल गया, हम पुराना पढ़ के गए, एग्जाम में आया हम पुराना मार के आ गए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो वही मैं एनालाइज कर रहा हूं, जल्दी आप लोगों को बता दूंगा कोर्स के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं, होप सो कि वो चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इतना टारगेट कर लेते हो और इतना टारगेट करने के बाद आप इस रेंज में आ जाओगे, एक बार इस रेंज में आ गए आप, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करना रहेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका रिटर्न निकल जाएगा। पहले आप ये टारगेट देख लो, इसके बीच में आपको स्कोर करना है। ये किसका है भाई, ये भी बता देता हूं, ये ओपन कैटेगरी का मैं बता रहा हूं, रिजर्व कैटेगरी का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इससे 7 से 10 नंबर कम कर लेना, मतलब 5 से 10 लिख लो, 5 से 10 नंबर कट ऑफ का वेरिएशन हो सकता है। मान लो जनरल का गया 70, तो आपका 165 चला जाएगा, 164 चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी उसी के आसपास रहता है, एससी का थोड़ा उससे और कम हो जाएगा, मतलब 10 नंबर के आसपास कम हो जाएगा। इसमें भी मैंने 10 नंबर लिखा है, पर हर बार वो 10 नंबर नहीं रहता है, आसपास की बात होती है। थोड़ी नंबर, अब सीट भी कम है, 100-150 सीट होती है तो ऐसा डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर यहाँ पे सीट भी लिमिटेड है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। एसटी का थोड़ा वेरिएशन रहेगा, 20 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, 20 या 25 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। तो अगर उसके कम रहोगे आप, तो भी आपका इंटरव्यू में अगर आपको, देखो एक बात और है कि आजकल एक जीपीएससी का मैं ट्रेंड देख रहा हूं, क्योंकि वो जीपीएससी कैटेगरी वाइज जो बनाते हैं कट ऑफ, ठीक है, प्रीलिम का। अब मान लीजिए जनरल का कट ऑफ
क्या हुआ, नीचे चला गया, क्योंकि जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरे होगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट आपको उसी कैटेगरी में वो करते हैं। अब मान लीजिए कि ओबीसी की 5 सीटें हैं, अब ओबीसी की कट ऑफ सपोज कर लीजिए ओबीसी की कट ऑफ 175 चला गया। क्या हो रहा है आजकल ट्रेंड, जो ज्यादा बच्चों को बुलाना पड़ रहा है जीपीएससी को। अब यहीं पे ये जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं बनाने, तो मान लीजिए जनरल कट ऑफ चला गया 165। आप कहोगे ऐसे क्यों चला जाता है भाई? चला जाता है, मैं कह रहा हूं कि जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरे हो उस कैटेगरी वाइज बनाते हो, मार्क्स वाइज नहीं बनाते हैं। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं यार, बहुत दिक्कत हो जाएगा। रिजर्वेशन में मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया है, पर ऐसा होता है, कई बार हुआ एग्जाम में। फिर क्या करना पड़ता है इनको, अब चूंकि यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा है जनरल का है, फिर या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा है जनरल से, तो फिर इस कट ऑफ को स्लाइड करके नीचे लाना पड़ता है। और इस रेंज में जो भी बच्चे आते हैं, मतलब अगर 175 जा रहा है ओबीसी का, तो मजबूरी में ओबीसी को जनरल से मैच करना पड़ता है, और उसके बाद इसके ऊपर जितने बच्चे होते हैं वो सारे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो लास्ट कुछ एग्जाम्स में आरटीओ वाले में भी हमने देखा कि जितने टाइम्स बुलाना था जीपीएससी को, उससे कहीं ज्यादा बच्चों को बुलाना पड़ा इंटरव्यू के लिए। उसका रीजन यही है क्योंकि उनका ये मेथड खराब है, मैं तो यही कहूंगा खराबी है। वो जिस तरीके से वो कट ऑफ के लिए बुलाते हैं वो ऐसे नहीं बुलाया न जाना चाहिए। खैर ठीक है, जैसा भी है उनका है, अब चल रहा है वही सिस्टम। तो यहां पे चांसेस रहता है कि जो मैं ये बताऊं, हो सकता है इससे कम लोगों को भी, ये फिलअप करने के चक्कर में कम लोगों को भी, इससे कम मार्क्स वालों को भी बुला लेंगे वो इंटरव्यू में, पर कुछ फायदा नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि आप इतना पीछे हो जाओगे लोगों से कि इंटरव्यू में कंपनसेट, हालांकि इंटरव्यू का वेटेज है पर फिर भी कंपनसेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि इससे कम वालों को बुला लिया। मैं ये बता रहा हूं कि अगर इस रेंज में आप आते हो तो आप ऐसे रेंज में हो कि इंटरव्यू अगर आपका एवरेज या ठीक ठाक होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए होप्स हो कि इस एग्जाम का प्रिपरेशन, मतलब एक माइंड में आपको टारगेट बन गया होगा कि आपको कितना पहुंचना है। अब यहां पे मान लीजिए कि किसी का नॉन टेक्निकल अच्छा है, तब ये मत सोच लेना कि भाई मैंने ये टारगेट दिया है तो आपको ये वाला अचीव करना है। तो अब यहां मान लो आपका टेक्निकल अच्छा नहीं तो इसको कम कर लो। यहां पे 60 की जगह पे आप सोचो कि चलो 50 स्कोर करेंगे, यहां पे 50 की जगह पे 60 स्कोर करेंगे। तो इतनी चीजें तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हो, और करना भी चाहिए आपको। तो ये चीजें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि किस पोर्शन में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, किसी पोर्शन में आप ज्यादा स्कोर करते हो, दूसरे में थोड़ा कम भी रह जाते हो, तो अल्टीमेटली वो सारे कंपनसेट हो जाएंगे। तो बस वो आपको देखना है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैं एडवाइज करूंगा उसमें मेहनत आपको ज्यादा करनी है। कई सारे लोग एडवाइज करते हैं कि जहां पे वीक पढ़ रहे हो वहां पे मेहनत करो। नहीं भाई, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है उसमें जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो करो, क्योंकि वीक वाले पे श्योरिटी नहीं है कि आप स्कोर कर पाओगे। जहां पे श्योरिटी है वहां पे ज्यादा फोकस करना है। यहां पे आपको आता नहीं होगा अभी, चूंकि पूरा नया टॉपिक है तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी ना आए, पहले खुद से पढ़ो तो, पर फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर आपका यहीं पे आएगा। भले आपका टॉपिक समझ में आए ना आए, पर डेटा आपके दिमाग में है तो स्कोर आएगा। और मैं पढ़ाऊंगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग इनरोल होंगे उनका तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इंटरेस्ट भी डेवलप करें और पढ़ाएं भी और समझाएं भी, एमसीक्यू भी बनाएं, टेस्ट भी लें, वो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी फिर। और ये तो भाई क्या गजब की पोस्ट है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि लोग क्लास 1 लगे हुए हैं, 2 या 3 बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, वो पीएसयूज में हैं ऑलरेडी, पर उनको ये आरटीओ देना है। कैसे दे, प्लान बताइए। तो थोड़े लोग इसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अपने स्टेट की जॉब है। और भाई जो ऑफिस का सरदार होता है, ऑफिस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सरदार तो सरदार होता है। ठीक है, तो वैसे ही आरटीओ वाली पोस्ट है। देखो ये आरटीओ फील नहीं आ रहा होगा तो यहां पढ़ो, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बनोगे आप। अब जाते ही आपको आरटीओ ऑफिस नहीं दे देंगे भाई, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करोगे, सीखोगे कुछ तब देंगे ना, ऐसे नहीं दे देंगे। और दूसरी बात कि ये जो पोस्ट है बहुत टाइम बाद आई है। आई थिंक सो ये 16 या 17 वाला जो एडवर्टीजमेंट है 2016-17 वाला, उस टाइम पे आए थे, तो काफी टाइम बाद आई है ये वैकेंसी, इस वजह से और लोग इंटरेस्टेड है। एक बात मैं और कहूंगा, काफी सारे लोग इसके लिए भी बोल रहे हैं कि ये 65 वाली क्राइटेरिया हटेगी कि नहीं हटेगी। देखो ऐसे तो नहीं हटेगी भाई, मैं बोलता तो हूं पर आप करते नहीं हो, मेरे बोलने का कोई मतलब तो रहता नहीं, पर फिर भी बोल ही देता हूं। अब हमको तो क्या है भाई, बोलना है। आरआर तो चेंज होने वाला है, ये श्योर है। इसका जो आरआर है चेंज होगा, क्योंकि सिलेबस चेंज करना है और पेपर चेंज करना है। जो पेपर का रूल था चेंज करना है। क्यों चेंज करना भाई? क्योंकि इससे पहले मैकेनिकल का अलग होता था, ऑटोमोबाइल का अलग होता था, अब दोनों का मर्ज करना है, कॉमन सिलेबस बनाना है, तो आरआर तो चेंज होने वाला है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस आरआर को पुश करवाना है, जाना है और कहना है कि सर ये वाली क्राइटेरिया हटाओ ना,
ताकि हम भी एलिजिबल हो। एप्लीकेशन लिख के देना है, मतलब जाके ऐसे भीख नहीं मांगनी है। 100-200 लोगों का साइन करके एप्लीकेशन दोगे तो मुझे ऐसा लगता है बदल देंगे। बाकी आप एफर्ट करोगे तभी बदलेंगे। अपने मर्जी से तो यार इतनी कितनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, अब कितने सारे मैटर हैं, उनको भी कहां पता चलेगा, या उनके पोजीशन पे आप भी होते तो क्या पता चलता। तो आपको थोड़ा स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोगे तो शायद ये बदल दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको जरूर लेना चाहिए। तो ये बदल जाएगा, ज्यादा लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है। एग्जाम पैटर्न टेंटेटिव बताया गया है यहां पे। टेंटेटिव इसलिए क्योंकि कुछ चेंजेज होंगे। अब वो चेंजेज क्या होंगे वो थोड़ा सा है, देखना है। ठीक है। जैसे पहला पोर्शन है, आप सभी को पता है ये 300 मार्क्स का होता है। टारगेट स्कोर 3 लिखा हुआ है। मैं बताता हूं क्यों लिखा हुआ हूं। पहले केस का डिस्कस करते हैं, ये वाली केस। ठीक है। ये वाली केस इसके साथ है। ठीक है। ये वाली बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों लिखा हूं मैं। पहले ये, इससे पहले जो एग्जाम होते थे उनमें 100 मार्क्स का ये आता था। अब मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है और मे भी सिलेबस चेंज करें तो ये एमबीआई वाला भी कर सकते हैं कि जैसे आपके एमबीआई में इंग्लिश और गुजराती का पेपर होता है 50-50 मार्क्स का, मे भी वैसा ही पेपर यहां पे भी डाल दे तो 100 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट आ सकता है। यहां पे पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। ये रह सकता है, ये भी है, दोनों में से कुछ कह नहीं सकते। और ये चीज तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। हालांकि पहले ये चीज नहीं थी, एमबीआई और एएमबीआई में ऐड किया जा चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आरआर चेंज होगा और उसमें ये चीजें ऐड किया जाएगा। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि अभी ये वाला पोर्शन नहीं है, इस तरीके का कुछ एग्जाम पैटर्न है, तो फिर से नॉन टेक्निकल है और फिर से मैं ये मान के चलता हूं कि आपका हाथ तंग होगा, तो मैं मानता हूं कि 40 से 50 नंबर, आप 40 से 45 नंबर इसमें स्कोर करोगे। अब यहां पे आपको, चूंकि टेक्निकल, इससे पहले वाली जो वैकेंसी सेफ्टी ऑफिसर का, उसमें टेक्निकल में वेरिएशन बहुत है, मैथ भी है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, तो वेरिएशन है। तो हर आदमी के लिए प्रॉब्लम होगा पढ़ना कि वो टॉपिक कहां से पढ़े, इतना सारी चीजें कहां से पढ़े, तो थोड़े स्कोर कम रहेंगे। पर यहां पे भाई स्पेसिफाइड सिलेबस है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वाला। ऑटोमोबाइल का कुछ पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन मैकेनिकल का है। तो ये चीजें यहां पे ये दिखता भी है, बच्चे पढ़ लेते हैं और पहले से पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपके 70 से 80 मार्क्स आएंगे। इसके बीच में आपको स्कोर करना ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ये भी देखो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यहाँ पे 7 है या 8 है पता नहीं, जितनी भी है 7 पोस्ट ही है, तो 7 पोस्ट बहुत ज्यादा तो है नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद ये 75 है, इसमें तो आप स्कोर कर लोगे, मुझे लगता है 60 क्रॉस कर जाएंगे लोग जनरली, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं, याद रहता है और मैंने पढ़ा भी दिया है। अगर आप लेना चाहते हो जो एक्ट एंड रूल वाला कोर्स है तो वो ले लीजिए। एक अनाउंसमेंट और था, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं, वो ये कि जो हमारे यहाँ पे टेक्निकल का कोर्स चल रहा है ना, एएमवीआई का टेक्निकल का कोर्स चल रहा है, जो कि अभी है 4000 में। ठीक है। ये पहले लॉन्च हुआ था 3000 में और 500 रुपए का डिस्काउंट था तो 25 में था, पर बाद में बढ़ गया क्योंकि जो भाई कॉस्ट है वो सस्टेनेबल नहीं थी हमारे लिए। वैसे ही एक्ट एंड रूल का था 1000 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब 2000 का है, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऐसे ही है। ये जो 4000 का अभी चल रहा है ना, हमारा ऐसा प्लान है कि हम इसी में एआरटीओ का जो सिलेबस है वो भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, आपको एआरटीओ भी पढ़ाएंगे। तो मतलब जो लोग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो उसी कॉस्ट में ये आरटीओ का सिलेबस भी मिल जाएगा। ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं बातचीत करके कि इसी में ऐड कर देते हैं। कहां भटकेंगे बच्चे कि यहां से वो पढ़े यहां से वो पढ़े, हो सकता है कुछ। अब मैं डिटेल में से बताऊंगा, जो लोग ऑलरेडी हैं, जो केवल एमबीआई कर रहे हैं, उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो लोग एमबीआई और एआरटीओ दोनों करेंगे उनके लिए तो ठीक है, उनको तो क्या प्रॉब्लम भाई, सब्सक्रिप्शन लियो, आपको उसी प्राइस में दूसरा कुछ भी मिल रहा है, एडिशनली पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर इसका जो प्राइस है वो 2000 के आसपास बढ़ जाएगा। मतलब जो नए सब्सक्रिप्शन लेंगे लोग उनको ये 6000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप इसमें भी इनरोल करना चाहते हो तो जल्दी ही उस कोर्स पे आ जाएगा कि आपको इसमें आरटीओ और एमबीआई का दोनों का सिलेबस मिलने वाला है। पर जब ये डिसाइड हो जाएगा कि वो मिलेगा तब उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। खैर अभी तो जो है वो वही है। ठीक है। ये भी है और एक्ट एंड रूल का भी चल रहा है। एक्ट एंड रूल का भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मतलब आप दोनों प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपको कुछ 6 to 8,000 रुपीज, अगर एमबीआई की कर रहे हो
ये मैं चांस अभी इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि जो बच्चे एमबीआई के हैं वो क्यों एडिशनल कास्ट बियर करें। तो अगर आप एमबीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको इनरोल होना है मेरे कोर्स में, तो आप कर लेना, फिर बाद में वो आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे सर पहले एमबीआई वालों को 4000 में दिया था आपने, अभी 6000 क्यों ले रहे हो, कम कर दो। तो उस टाइम पे मेरी मजबूरी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे हमने ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब इसमें एआरटीओ का कोर्स भी ऐड करना है, और उस टाइम पे मेरा नुकसान हो रहा होगा। क्योंकि आप मान के चलो कि अगर कम बच्चे एआरटीओ के कम बच्चे भी इनरोल करते हैं और एक बार मैंने कह दिया कि उसमें एआरटीओ का कोर्स आएगा, तो मुझे एआरटीओ का कोर्स भी पढ़वाना पड़ेगा, तो मुझे किसी को तो पैसे देने पड़ेंगे भाई, तो फिर कहां से भरूंगा मैं पैसे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में चेंजेज हैं, आप मैच कर लेना। यहां पे टेक्निकल का सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि एमबीआई वाला जो सिलेबस है वो रहेगा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर आपका जो ग्राफिक्स वाला पोर्शन है वो आपके इसमें नहीं रहेगा एआरटीओ में, पूरी की पूरी सब्जेक्ट गायब रहेगी, ऐसे भी होता है। पर ठीक है, वो सब चीज हमारा हेडेक है, हम करेंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा कि यहां से यहां तक एमबीआई का है। जो केवल एमबीआई के कर रहे हैं उनको आगे करने की जरूरत नहीं है, जो एमबीआई आरटीओ का कर रहे हैं दोनों का वो करने की जरूरत है। पर ये भी 100% श्योर नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इनरोल होना, अगर आप ये एमबीआई की कर रहे हो, तो अगर आप श्योर हो कि आपको कोर्स बाय ही करना है तो अभी कर लेना, क्योंकि बाद में आप कहोगे कि सर कम कर दो क्योंकि हमको केवल एमबीआई पढ़ना है, और उस टाइम पे इस पे टैग लग जाएगा कि आरटीओ भी चल रहा है इसमें, तो फिर उस टाइम पे आपका कम नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा। तो फिर आप ये एक्सक्यूज मत देना, मतलब ब्लैकमेल मत करना, इमोशनली ब्लैकमेल मत करना है कि पहले सबको आपने इतने में दिया, पहले तो क्या करे 2500 में दिया था। तो ये भी तो देखो कि वो लोग शुरू में हमारे ऊपर भरोसा किए थे। ठीक है, अब कहोगे कि ये सब तो ठीक है, पर ये दूसरा और तीसरा क्यों लिखा है आपने। देखो ये टारगेट, ये टारगेट जो है ना सबसे कम वाला है, ये मैंने तब मान के लिखा है कि जब इस एग्जाम के लिए 65 वाली क्राइटेरिया नहीं हटती है तो काफी सारा कंपटीशन यहां से कम हो जाएगा। फिर इस एग्जाम में ये सिलेबस में होता है और 65 वाली क्राइटेरिया होती है, जो कि चांसेस हैं कि ऐसा ही होगा अगर आप लोग एफर्ट नहीं लगाओगे तो। ठीक है, तो ये वाला कट ऑफ रहेगा। अब मान लीजिए कि 65 वाली क्राइटेरिया हट जाती है, 65 वाली क्राइटेरिया नहीं है और एग्जाम का सिलेबस ये है और ये है, 65 वाली घटेगी तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, ज्यादा लोग एग्जाम देंगे तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। ये नॉर्मल चीजें हैं, पर बढ़ता ही बढ़ता है, मतलब बेसिक लॉजिक है बिल्कुल, पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये भी श्योर है। भले बेसिक लॉजिक से निकला है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है इसका कि भाई जो एग्जाम देने आएंगे वो कट ऑफ बढ़ाएंगे, ये कॉमन सेंस भी है, पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्कोर जाएगा, मतलब आप कह सकते हो 15 से 20 नंबर स्कोर बढ़ जाएगा, कट ऑफ वाला स्कोर। ठीक है, इंटरव्यू का कट ऑफ वाला। ठीक है, और अगर तीसरा होता है कि ये 65 वाली क्राइटेरिया भी नहीं है, मतलब लोग एलिजिबल हुए और ये वाला ना रह के ये वाला आपका सिलेबस है, तो ये वाला सिलेबस होगा ना तो कट ऑफ फिर बढ़ जाएगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि गुजराती और इंग्लिश में लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ये देखा गया है। इंग्लिश में थोड़ा कम भी रहेगा, तो गुजराती जो 50 मार्क्स के इसमें 40 कर लेंगे, 20 इंग्लिश में कर लेंगे, आसानी से 60 पहुंच जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये स्कोर बढ़ा देगा। और 65 भी नहीं है, तो अगर 65 भी नहीं है, नॉन टेक वाला सिलेबस भी नहीं है, गुजराती और इंग्लिश वाला सिलेबस है, तो ये मान के चलो कि ये वाला कट ऑफ चला जाएगा आपके इंटरव्यू कॉल के लिए। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना, ये तो सिलेबस आने के बाद पता चलेगा। बाकी ये दो सिलेबस तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली, पर कुछ भरोसा नहीं है। मे बी अब चेंज हो रहा है रूल एग्जाम के हिसाब से, मतलब जैसा एग्जाम है उसके हिसाब से आपका एग्जाम लिया जा रहा है, तो मे बी उनको लगे भाई कि इसका यूज तो क्या ही होता है आरटीओ में, थोड़ा लेटर वेटर देखना होता है, वो सब बनाना होता है, तो इंग्लिश और गुजराती डाल दो, मे बी लैंग्वेज टेस्ट डाल दें, तो कुछ कह नहीं सकते। तो शुरू में जो साथ देते हैं आपको भी उनका साथ देने की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से उनसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। जितना में उन्होंने परचेज किया है कोर्स, उसी कोर्स में उनको एआरटीओ का भी दे दिया जाएगा। आगे और भी प्लान है हमारा कुछ देने का आपको, पर वो अभी नहीं कहूंगा भाई, क्या मालूम नहीं दे पाऊं तो फिर गालियां दोगे कि आपने कहा था। पर आप बने रहो उसमें, आपको बहुत कुछ मिलेगा उसी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी एमबीआई की। एमबीआई के मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एस्पिरेंट होंगे, क्योंकि इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले बच्चे भी होंगे, डिप्लोमा फाइनल जो पास कर चुके हैं वो बच्चे होंगे, जो डिप्लोमा फाइनल ईयर में होंगे वो भी दे सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका एडवर्टीजमेंट आएगा उनका भी फाइनल हो जाएगा। फाइनल मतलब जो 6 सेमेस्टर में अब चले गए होंगे।
इसके बाद बी वाले भी दे सकते हैं तो बी वाले भी देंगे। दूसरी बात कि ये एग्जाम सबसे लास्ट में है, ये देखो, मतलब यहां तक सबको अपनी औकात पता चल गई होगी, या फिर औकात नहीं गए तो ये कह सकते हैं कि जो गलतियां होगी वो पता चल गई होंगी। ये भी पता चल गया होगा कि भाई इसके बाद अब कोई एग्जाम है नहीं आगे दूर दूर तक, तो ये हमारे लिए जीना या मरना है। तो मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का पर्पज है कि इस एग्जाम के लिए लोग एकदम जोर लगा देंगे। हालांकि इसके बाद वो ए का है पर उसका सिलेबस अलग है, ये एक सिलेबस वाले की मैं बात कर रहा हूं, एआरटीओ। तो जो जिन लोगों से एआरटीओ मिस होगा वो लोग क्या करेंगे, और इससे पहले एआरटीओ से पहले वो भी मिस हो गया होगा आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो उन लोगों के लिए तो भाई पूरा जीना मरना हो जाएगा ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे तो पूरा जोर लगाने वाले हैं, और चूंकि कंपटीटर भी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली इसमें कंपटीशन भी होता है, जबरदस्त कंपटीशन होता है। पेपर पैटर्न इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, तो एक बार आपने पेपर दे दिया, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वहीं से फाइनल हो जाएगा आपका। 250 मार्क्स का ये होता है। क्या टारगेट रखना है भाई, विथ डाटा बता रहा हूं आपको। टारगेट मिनिमम अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कितना होना चाहिए भाई, 205 से लेके 210, किसमें, आउट ऑफ 250। इससे पहले जो एग्जाम थे वो 300 मार्क्स के थे, पर ये 300 मार्क्स का नहीं होता है, ये 50 मार्क्स का गुजराती होता है। जो मैं ये मान के चलता हूं कि सारे जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनका मैक्सिमम का 40 से 45 मार्क्स आते हैं, क्योंकि जिनका, अब सबसे तो मेरी बात नहीं हो पाती है पर काफियों से होती है, तो मैं इंटेंसली पूछता हूं कि आपके गुजराती में कितने मार्क्स थे, जिनसे भी मेरा कम्युनिकेशन होता है। मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि उनके 40 प्लस रहते हैं। इसका मतलब पर्पज बताने का यह है कि अगर आप पहली बार भी गुजराती पढ़ रहे हो तो गुजराती पढ़ना मुश्किल नहीं है, आसान है, सभी लोग पढ़ लेते हैं और सभी के स्कोर भी आ जाते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब इंटरप्रिटेशन यही से तो निकलता है ना भाई, कि अगर सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि पेपर बहुत ट्रिकी नहीं बनाया जाता है। ग्रामर ट्रिकी बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोग धराशायी हो जाएंगे ग्रामर में, उनको लगेगा सब सही कर रहे हैं और सब जीरो हो जाएगा, पर बनाने वाले के ऊपर है। तो जनरली बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि सबके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप भी आसानी से पढ़ सकते हो, इवन दो कि आप पहली बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो। अभी लास्ट में एक चीज और आपको बताऊंगा, सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है। नेक्स्ट टारगेट आपको दिया गया है भाई, थोड़ा ज्यादा है पर करना पड़ेगा। आप कहोगे आरटीओ में तो इससे कम टारगेट आपने दिया था, हाँ कम दिया था भाई। यहां पे इसलिए दे रहे हैं ना कि यहां पे जो लोग पहुंचेंगे ना वो एकदम भूखे रहेंगे और सोचेंगे कि अगर ये एग्जाम भी नहीं निकला तो नंगे भी हो जाएंगे, कपड़ा भी निकल जाएगा। अब कपड़ा उतरे ना, इस वजह से इसमें पूरा परफॉर्म करना है उनको। तो भाई यहां पे तो टारगेट आपको यही लेके चलना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। और ये वाला भी देखो, यहां पे भी टारगेट मैंने बढ़ाया और ये भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी यहां पे आईआरटीओ वाले एग्जाम में जो गलतियां किए होंगे, जहां पे उनको लगा होगा कि यार ये वाला गलत हो गया, वो सारी गलतियां वो सुधारेंगे, गलतियां सुधारने का टाइम मिलेगा, रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहां पे उनका स्कोर इंप्रूव होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके बाद अब कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, तो लाइट और रोशनी की एक ही उम्मीद है। तो इस उम्मीद को कौन जाने देगा, नहीं जाने देगा ना। तो इसके लिए ज्यादा जोर लगाएंगे। और ये हर बार देखा गया है कि जो एएमबीआई का कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लास्ट टाइम का देखो, जब 93 सीट थी, ध्यान दीजिए 93 सीट थी, और इस बार कितनी है 25। इससे पहले 2019 में आई थी, उस टाइम पे 203 स्कोर गया था। और ये मैं जनरल का बता रहा हूं, बाकी आपके कैटेगरी का है तो उसी रेशियो में 10 से 15 नंबर कम हो जाता है, एसटी का है तो 20 नंबर तक कम चला जाता है। बाकी ये जनरल का कट ऑफ है, तो इतना तो जाएगा। लास्ट टाइम जब 193 सीट थी और उस टाइम पे एमबीआई में भी अच्छी खासी सीट थी 57। तो यही बच्चे जो यहां पे भी थे, जो होनिहार थे, वो एमबीआई में भी हुए। तो चूंकि टॉपर जो थे वो एमबीआई में चले गए, जैसे आपके फर्स्ट रैंकर हैं भाई वो चले गए डी में, आपके जो सेकंड थर्ड रैंकर हैं वो चले गए एमबीआई में। तो इस तरीके से सीट तो ऑफ हुई ना, तो यहां पे कट ऑफ कम चला जाएगा, कम चला गया। फिर भी देखो कितना गया है 182.3, ईडब्ल्यूएस का 177, ओबीसी का भी कट ऑफ, एससी एसटी का सबका कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। तो चूंकि सीट कम है, ऊपर से लोग इतने सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, सबकी तैयारी भी पूरी है, थोड़ी थोड़ी गलती है, ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे पूरा जोर लगाएंगे। तो मुझे लगता है भाई 205 के ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो आपको तो यहां पे यही टारगेट बना के चलना पड़ेगा।
अब डिप्लोमा वाले होंगे कहेंगे हमारा कैसे होगा यार, हमारा तो कल्याण हो गया, फिर तो इतना कंपटीशन, इतना ज्यादा नंबर लाने हैं। भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा वाले लाते हैं यार, क्योंकि अगर डिप्लोमा हो और ऑटोमोबाइल हो तब तो आपको यही एग्जाम टारगेट करना है। मतलब बाकी लोग बाकी एग्जाम भी देंगे ना, तो आप तो इसी में फोकस रहोगे, तो आपको तो एकदम प्रिसाइज सिलेबस पढ़ना है। तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई जब तक वो लोग दूसरे एग्जाम दे, अब इसको 8-10 बार रिवाइज कर लो अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी मैकेनिकल और डिप्लोमा हो तो भी आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, यही एक ऑप्शन है, क्योंकि डिप्लोमा वाले तो उसमें भी एलिजिबल नहीं है, यहीं पे आ सकते हो। तो डिप्लोमा वालों के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है, अगर एक मान लीजिए माइनस पॉइंट है कि अपर डिग्री वाले आ रहे हैं, ज्यादा पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ज्यादा सिलेबस भी तो कवर कर रहे हो, दिमाग भी अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। आप टू द प्रिसाइज घोड़े की तरह यहां पे एकदम लगा दिए, सामने ही नजर आ रहा है अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख। तो बस इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इतना बार इसको पढ़ लो कि वो कितना भी करके आए आपको पीछे ना छोड़ पाए, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके पास कुछ प्लस पॉइंट है, तो आपके पास भी कुछ प्लस पॉइंट है। आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि टाइम है और टारगेट है, दो ही चीज चाहिए किसी चीज को क्लियर करने के लिए, टाइम और टारगेट दोनों आपके पास है। फिर पिछले वाले कहेंगे आप हमें डरा रहे हो क्या? नहीं, डरा नहीं रहा हूं भाई, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, हो सकता है आप उधर ही सेलेक्ट हो जाओ, यहां तक आने की जरूरत ही ना पड़े, और वो तो इससे ऊपर वाली पोस्ट है, उधर ही हो जाओ, मैं तो कहूंगा यहां तक मत आओ। ठीक है, अगर यहां तक आ भी गए हो तो आपके पास भी अब अपॉर्चुनिटी तो है कि रिवाइज करके बस एग्जाम अपीयर होना है। तो इन शॉर्ट जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो यहां आएगा, यहां सब लोग नहीं आएंगे भाई। इस क्वेश्चन ए वाली जो पोस्ट है इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी सा है। पहले तो यही डिसाइड नहीं है कि भाई फ्रेशर को लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि डी में मैंने पहले बताया कि भाई GWSSB डी में फ्रेशर को लेते हैं, GMC वाले में फ्रेशर को नहीं लेते हैं। इससे पहले एग्जीक्यूटिव हुआ था, इसी में 5 साल का मांगा हुआ था। GWSSB में एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टली ले लेते हैं, मतलब डायरेक्टली एग्जाम के थ्रू, प्री और मेंस के थ्रू। तो यहां पे ये डिसाइड नहीं है कि एक्सपीरियंस लेंगे कि नहीं। अगर एक्सपीरियंस लेते हैं तब तो भाई बाकी लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, कम बच्चे एलिजिबल होंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तो सारे लोग एलिजिबल होंगे। सभी को देना चाहिए, वैसे तो प्रीलिम तो देना ही चाहिए। अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं तो प्रीलिम सबको देना चाहिए, बाकी मेंस का पैटर्न अलग होगा। अब यहां पे एग्जाम का पैटर्न भी दो बनता है। अगर एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट नहीं है, फ्रेशर बेस्ड पोस्ट है, तो एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल आएगा, 100 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड आएगा, फिर 300 मार्क्स का कोर मैकेनिकल आएगा। फिर यहां पे भी मैंने मार्क्स रख देंगे आपको कितना टारगेट करना है। ये 500 में आपको 50% के आसपास स्कोर करना है, आपको मेंस की कॉल आ जाएगी, मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर ये पोस्ट नॉन एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो अगर ये पोस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड है तो क्या होगा भाई, तब आपका केवल प्रीलिम एग्जाम होगा, प्रीलिम एग्जाम के बाद सीधा इंटरव्यू होगा, फिर वो मेंस का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब वो लिखना नहीं रहेगा जाके, तो सीधा ये जो मार्क्स है, चूंकि ये कम हो गया है, इस वजह से हो गया है क्योंकि ये 300 का पेपर हो जाएगा। अब 300 में इतना स्कोर कर लो बहुत है। ऊपर से क्या है भाई, एक्सपीरियंस वाले लोग जाएंगे, तो एक्सपीरियंस वालों का थोड़ा ना दिमाग पढ़ाई से हट गया होता है, तो वो उनका कंपटीशन का जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। तो जहां भी देखो आप एक्सपीरियंस वाले लोग एलिजिबल होते हैं, उसका कट ऑफ जनरली जो फ्रेशर लोग होते हैं उनसे कम जाता है। जनरली क्या, हमेशा ही कम जाता है। इस वजह से 150 से 160 के आसपास अगर आप लेके आते हो तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते हो तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहां पे जो आपका स्कोर होता है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, और जो इंटरव्यू में स्कोर आएगा वो 2 से डिवाइड होकर दोनों ऐड करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे क्या करना है। अगेन ये जो मैंने मार्क्स लिखा है, टारगेट मार्क्स, ये मैंने मेरे मर्जी से लिखा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, या कौन से ब्रांच, मतलब किस साइड में, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। जो अच्छी है वहां पे ज्यादा स्कोर करो, जो थोड़ा खराब है वो थोड़ा कम भी आएगा, तो कंपनसेशन करना है। अल्टीमेटली क्या है भाई, 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन, सॉरी, यहां पे पहुंचना चाहिए। अल्टीमेट टारगेट हमारा ये है, ये नहीं है यहां पे कम ज्यादा होगा चलेगा, या फिर यहां पे कम ज्यादा होगा चलेगा। अल्टीमेट टारगेट यहां पहुंचना है। तो ये आपका हो गया डी का केस। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके असिस्टेंट इंजीनियर में। यहां पे भी बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है भाई, कितनी पोस्ट है, 30 पोस्ट है। एलिजिबल कौन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्जाम कब है भाई, लास्ट एकदम दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद दूसरा कैलेंडर आएगा 2 महीने बाद। फिर पता नहीं आपके लिए वैकेंसी होगी कि नहीं होगी, वैसे होगी, उसका रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, होगी। पर कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी का इंतजार क्यों करना भाई, इस बार लो सिलेक्शन, इतना टाइम तो मिला है, पूरा 11 महीने हैं तैयारी करने की। अगर 11 महीने में तैयारी नहीं किया आपने, देखो तैयारी किया है सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज द डिफरेंट थिंग।
तैयारी नहीं किया है, बहानेबाजी किया है, फिर तो भाई मत करो तैयारी, फिर कहीं जाके नौकरी धंधा करो, कुछ बढ़िया कमाओ, चलेगा। 2 स्टेज एग्जाम है, अगेन वो 300 वाला पेपर है नॉर्मल, जो इससे पहले हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। अगेन नॉन टेक्निकल है, यहाँ पे श्योर शॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके सिलेबस में भी कोई डाउट नहीं है, वही आने वाले हैं जो इससे पहले आए हुए हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है भाई, 150 से 170 के आसपास स्कोर करना है। ये मैंने लिखा हुआ है, ये पक्का इतना ही के आसपास रहता है, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की, ठीक है। आप कहोगे कि अभी तो GWSSB का हुआ था, इससे कम पे सिलेक्शन हो गया। भाई वहां पे 100 पोस्ट थी, भूला मत करो। वहां पे कितनी पोस्ट थी, 100। उसी एग्जाम में ना पोस्ट को बस कट करके 30 कर दो और फिर कट ऑफ अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो चूंकि पोस्ट कम है तो इसके आसपास कट ऑफ रहेगा, इसके हिसाब से आपको टारगेट कर लेना है, किसमें आपको कम ज्यादा करना है अपने हिसाब से कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर स्कोर तो करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको 190 180 से ऊपर, 180 तक भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट मैंने सेफ साइड लिखा है कि ये आपका सेफ साइड स्कोर है। वैसे 180 पे रिस्क है, एकदम बॉर्डर लाइन हो सकता है वो, पर 190 क्रॉस कर गया ना, 190 प्लस आ गया तो सेफ साइड है, आपको इंटरव्यू का कॉल तो आ ही जाएगा। और इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्म किया, चूंकि इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा है तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग 210 220 ला के रह जाते हैं क्योंकि इंटरव्यू खराब चला गया। भाई इंटरव्यू के वेटेज है ना, इंटरव्यू का 50% वेटेज है, इसका भी 50% वेटेज है, दोनों बराबर ही है, तो फिर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट स्कोर रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये बताओ कि क्या हमको सारा एग्जाम टारगेट करना चाहिए कि किसी एक एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। जवाब ये है कि आप जिस जिस एग्जाम में एलिजिबल हो, एग्जाम से भागना नहीं है। यह स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से खराब है कि बस मैं यही बनूंगा, यही वाला एग्जाम दूंगा। अगर आप एकदम से वैसे आदमी को नहीं, मुझे केवल यही वाली पोस्ट चाहिए, तो अलग बात है। आपको एक पोस्ट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो पोस्ट चाहिए तो आपको सारे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, सारे एग्जाम को सीरियसली देना चाहिए। हो जाए छोड़ देना, तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे। अगर तुमको इंडस्ट्रियल ऑफिसर नहीं बनना है, ARTO बनना है, दोनों का एग्जाम दो भाई, इसमें हो जाएगा, ये छोड़ देना। अब कुछ लोग कहेंगे आप तो डुप्लीकेसी प्रमोट कर रहे हो, डुप्लीकेसी प्रमोट नहीं कर रहा हूं भाई, श्योरिटी बता रहा हूं, क्योंकि आप बाद में पछतावा ना रहे कि यार ये नहीं किया। तो अगर आप एलिजिबल हो तो जो एग्जाम है सबसे पहले कौन सा आएगा, इसका डिप्टी वाला आएगा, पर वहां पे तो आपको पता ही है कि एक्सपीरियंस है तो सभी लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप इसको टारगेट करो। इसके 2 रीजन है, एक तो ये है कि एक ज्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, दूसरा रीजन कि जब एग्जाम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम टारगेट करते हैं और वो क्लोज है ना, तो हम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने इसको ARTO की तैयारी शुरू की, अब ARTO की एग्जाम बाद में, तो आपको उतना गैप दिखेगा, तो आप कहोगे यार ठीक है अभी टाइम है ना, आराम से पढ़ूंगा, आराम से पढ़ूंगा। आपने ARTO की भी छोड़ दिया, आप सोच रहे हो कि MBI करेंगे, तो आपको और ज्यादा टाइम मिलेगा, आप कहोगे यार अभी तो 11 महीने हैं, थोड़ा और बाद में पढ़ूंगा और बाद में पढ़ूंगा। पर यहां पे आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपके माइंड की जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी वो भी बढ़ती रहेगी ना इसके साथ साथ, और एग्जाम क्लोज आएगा तो और ज्यादा पढ़ोगे आप। तो भाई टेक्निकल तो कुछ तो है, वो तो प्रिपरेशन होगा ही होगा उसका, ठीक है। साथ में आपके माइंड की कैपेसिटी भी डेवलप हो चुकी है कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, आपकी खुद की फिजिकल स्टेमिना डेवलप हो चुकी है कि आप ज्यादा टाइम बैठ के पढ़ सकते हो, एग्जाम का प्रेशर ले सकते हो, खुद को आपने इवेल्युएट कर चुके होंगे, टेस्ट सीरीज आपने दिया होगा, गलतियां आपने सुधारी होंगी। ये सारे मैकेनिज्म हैं जो आपको प्यूरिफाई करते हैं, और धीरे 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 प्यूरिफाई होके सारे जो दाग होते हैं आपके धुल जाते हैं। दाग कब धुलते हैं, सिलेक्शन के बाद, नहीं तो दाग तो परमानेंट होते हैं भाई। सिलेक्शन तैयारी करके नहीं लिए तो ताना तो मिलेगा कि गए रहे तैयारी करने, सबको बनना है सरकारी ऑफिसर, ये गए थे तैयारी करने, आ गए घर फिर से वापस बाप की कमाई खाने, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कर लिए तो ठीक है। फिर उसके बाद जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, फिर उसके बाद आपको ARTO को फोकस करना चाहिए। यहां पे जैसा भी पेपर हुआ है फिर लग जाइए ARTO में। ARTO का जो सिलेबस है, क्योंकि इस दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, तो ARTO पे फोकस करिए। ARTO का एग्जाम दे लीजिए, फिर MBI पे फोकस कर लिए, MBI का दे लीजिए, फिर D पे फोकस करिए, D का दे लीजिए, फिर MBI पे फोकस करिए, AE पे फोकस करिए, सॉरी AE पे फोकस करिए। मतलब कोई भी एग्जाम आपको मिस नहीं करना है। हाँ अलग बात है कि ये एग्जाम आते आते मे भी पहले का रिजल्ट आ गया, सेलेक्ट हो गए, तो मिस करो, तब मजे करो यार, तब क्या ही पढ़ना है यार, अभी जिंदगी भर पढ़ोगे क्या, तब एंजॉय करो, कोई बात नहीं। पर जिस जिस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो उसको मिस नहीं करना है, देना ही देना है। ऑटोमोबाइल के लिए थोड़ा सा संवेदना रहता है दिल में, उनके लिए
अलग से एक स्पेशल एडवाइस है कि आपको सबसे पहले आरटीओ टारगेट करना है अगर आपके 65 हैं तो। अगर 65 नहीं है तो भी आप पढ़ो, पर श्योर नहीं है मेरा कि भाई होगा कि नहीं। अब लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगा एक बार एप्लीकेशन तो दे के आओ, सारे लोग एलिजिबल हो जाओगे। नहीं तो आपको तो ये है ही है, इस पे तो आप फोकस कर ही रहे होगे। होप शो जम के तैयारी करो, 2 4 5 10 बार रिवाइज मार डालो। इतना बार रिवाइज मारोगे तो फिर मैकेनिकल वाले मर पड़े होंगे क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे आपको। खैर कोई बात नहीं, ये बेसिक आइडिया रहा कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। सबसे जरूरी ये था बताना, क्योंकि हम काफी टाइम से एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं तो हमें आइडिया है कि कितना लोग स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम निकालेंगे, श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। टेस्ट सीरीज भी चल रही है GWSSB की, वहां से भी मुझे पता चलता है कि भाई वही बच्चे हैं ना जो दूसरे एग्जाम में भी अपीयर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वही बच्चे हैं, पर काफी हैं जो वहां वाले सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उनके मार्क्स आ रहे हैं, मुझे पता है सेलेक्ट होंगे। इससे पहले जब मैं यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज करवाता था बता देता था भाई देखो ये लोग सेलेक्ट होंगे, जिनकी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो तो सेलेक्ट होते ही होते हैं। तो एक आइडिया रहता है, तो मैं सोचा कि आपको एक आइडिया दे देता हूं। जो फ्रेशर होंगे उनको आइडिया रहेगा कि भाई कितना टारगेट बनाना है। और चूंकि एग्जाम के महाकुंभ में आ रहे हैं तो उनको ये भी पता चले कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। केवल ये कि भाई चलो बैग उठा के गांधीनगर निकल लो या फिर घर में एक कमरा में बंद हो जाओ और कह दो आज से मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, अब ऑफिसर बन के दिखाऊंगा, इससे काम नहीं चलेगा। या लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कहीं पे जाके सुबह शाम बैठे। मैं देख रहा हूं लाइब्रेरी में जाके आजकल क्या कर रहे हैं लोग। मैं क्या देख रहा हूँ, एज ही ऐसी होती है, कोई यहाँ पे फोन लगा के सीढ़ी पे बैठ के ऐसे देख कोई जा नहीं रहा है ना, हाँ लगे पड़े हैं। उधर से कुछ आवाजें आ रही होंगी, इधर से कुछ आवाजें जा रही होंगी। तो ये जो एनर्जी का आदान प्रदान है दूर बैठ के ना, ये काम नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो इधर आदान प्रदान इधर करिए। हालांकि समझाने वाले तो समझाते रहते हैं, हमारे वाले हमको समझाए थे, हमारे वाले मतलब हमारे टीचर हमको समझाए थे, हम आपको समझा रहे हैं, आप किसी और को समझाओगे। ठीक है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। बाकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी तो माफी चाहूंगा, मतलब छोटे में बात कह नहीं पाता हूं यार। अब ये मेरी कमजोरी है, शायद दूसरे लोग यही सारी बातें कम टाइम में कह दें, आपका टाइम सेव हो जाए, पर ठीक है, कुछ कमजोरियां हैं तो हैं। बाकी आपका कोई डाउट है, आपकी कोई कमजोरी है, आपकी कोई एडवाइस चाहिए, आपको कोई एडवाइस चाहिए या मेरी कोई जरूरत है तो कमेंट बॉक्स, मेरे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ नहीं है, चलो था ना यार इसके पीछे, ये सारा था, इन सब प्लेटफॉर्म पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।